स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। हम लोग चर्चा कर रहे थे यूनिट नंबर 5 क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और ये एनसीईआरटी सीरीज 24 में ये आपका दूसरा वीडियो है जिसमें ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, डीएसएसबी किसी भी परीक्षा में जहां पे नीट आपके जो है एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न आते हैं वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी में चर्चा कर रहे थे और एनिमल फिजियोलॉजी में जिस चैप्टर को हमने आपके साथ टच किया था पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी पर ही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। पूरी तरह से एनसीईआरटी पर बेस्ड यह पीडीएफ आपकी परीक्षा में न सिर्फ मदद करेगा बल्कि आपकी परीक्षा में सिलेक्शन प्रोसेस को भी आगे आपके ले जाएगा और आप देखेंगे कई ऐसे प्रश्न हैं जो यहाँ से आपके हूबहू आपकी परीक्षा में मिलेंगे। इस पीडीएफ की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपके सेल्फ इवैल्यूएशन टॉपिक भी दिए गए हैं जो आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपने कितना गेन किया, कितना आपने लर्न किया। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल, ये आपने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने ये आपको एक टेबल बना करके भी दिया था और यहाँ तक ये सब कुछ हो गया था। सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट भी मैंने आपके साथ करवा दिया था। आई होप कि आपको ये सभी 5 प्रश्न शायद आपके करवाए गए थे। 5 प्रश्न, हाँ वो 5 प्रश्न आपके खत्म हो गए। आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 पे इंटर करते हैं जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। एक्चुअली में एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे तो ग्लाइकोलिसिस टॉपिक जो है वो प्लांट रिस्पायरेशन के अंतर्गत दिया गया है, प्लांट रिस्पिरेशन के अंदर दिया गया है। और आपको मैं बता दूं कि प्लांट रिस्पिरेशन चूंकि वो बॉटनी का हिस्सा है और बीपीएससी की अगर हम बात करें तो बीपीएससी में जूलॉजी और बॉटनी के लिए पीजीटी लेवल पे अलग अलग वैकेंसी आई, इसलिए हमने रिस्पिरेशन चैप्टर में ही जूलॉजी वाले में इसको ऐड कर लिया। और आप देखे हैं कि कई बार ग्लाइकोलिसिस से ईएमपी पाथवे मतलब जो इसका दूसरा नाम है उन सबसे रिलेटेड प्रश्न कई आपके एग्जाम में पूछे गए, जैसा कि हम आपको अभी आगे दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, स्टेप्स कौन कौन से हैं, एंजाइम कौन सी यूटिलाइज होती है, सारी चीज़ें बहुत आसानी से यहाँ पे दी गई हैं और आई होप कि आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फर्मेंटेशन को भी आज हम लोग जो है इसके बाद फर्मेंटेशन है, एरोबिक रिस्पायरेशन है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को भी अगले वीडियो में करेंगे। जिसके बाद आपका सेल्फ इवैल्यूएशन और ये 3 टॉपिक के नाते इसमें 15 से ज़्यादा प्रश्न आपके होने चाहिए। 15 प्रश्न आपके हैं तो ये टॉपिक आपको 2 वीडियो के बाद आपको सेल्फ इवैल्यूएशन का भी हम आपको हिस्सा दिखाएंगे। आज हमारा पूरा टारगेट है ग्लाइकोलिसिस क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए पहले ग्लाइकोलिसिस पे एक नजर डालते हैं बिना वक्त गंवाए। देखते हैं ग्लाइकोलिसिस कह रहा है कि नाम में ही छुपा हुआ है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए द टर्म ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक के 2 शब्दों से लिया गया है और जिसका मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग होती है, आप सब बताएंगे। इसकी मीनिंग है ग्लाइकोस फॉर शुगर। ग्लाइकोस किसके लिए यूज किया गया, शुगर के लिए। एंड और अगर दूसरे पे बात करते हैं तो दूसरा एंड लाइसिस फॉर स्प्लिटिंग, यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। कह रहा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को ही हम लोग क्या कहते हैं, देखिए एक यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन ग्लाइकोस फॉर शुगर और लाइसिस फॉर जो है यहाँ पे स्प्लिटिंग, यानी ग्लूकोज के ही ब्रेकडाउन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है ये अचानक से नहीं पूरी होती बल्कि इसे पूरा करने के लिए हमें अलग अलग स्टेप से चल करके गुजरना पड़ता है। जो स्टेप्स कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। कह रहा है जो इसकी स्कीम है, जो इसका जो पैटर्न है वह पैटर्न किसके द्वारा दिया गया, तो उसके लिए 3 अलग अलग वैज्ञानिक हैं, तीनों के नाम एक साथ जोड़े जाते हैं। तो ये दिए गए थे गुस्ताव इम्बडेन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे पारानास, यानी इन तीनों लोगों के द्वारा इसके बारे में बताया गया था और ये तीनों लोगों ने मिल करके इसके बारे में बताया। और जब बताया तो इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे, यानी इम्बडेन मेयरहॉफ और पारानास का पाथवे। तो ये ईएमपी इम्बडेन मेयरहॉफ पारानास पाथवे के नाम से इसे जानते हैं, ईएमपी पाथवे कहा जाता है। आई होप कि बहुत आसान सा प्रश्न है और मैं आपको दिखाऊं कि एग्जाम में ही यह प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ही के पेपर का प्रश्न है ये। बीपीएससी में भी पूछा गया है और यहाँ पे पूछा गया, क्या नाम है, टीजीटी में पूछा गया है, यूपी टीजीटी में। यहाँ देखिए ईएमपी, यहाँ पे इम्बडेन मेयरहॉफ पाथवे रिप्रेजेंट,
कह रहा है एम्बेडेड मेयरहाफ पाथवे किसको रिप्रेजेंट करता है, तो स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड कार। तो ये आपका प्रश्न ऐसे ही पूछा गया, मान लीजिए ये आपका सही आंसर है। तो इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चीजें डायरेक्ट रिलेट करेंगी। और मैंने एनसीईआरटी नोट्स इसीलिए तैयार किया कि एनसीईआरटी का हिस्सा अगर आपका तैयार है तो आप ये जान ली बीपीएससी में सिलेक्शन आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये चीजें आपको सब में मदद करती हैं। बीपीएससी तो एक मान लीजिए बहाना कह सकते हैं, लेकिन सब में मदद करता। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इन एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। और आप सब जानते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन किस में होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिस्पायरेशन होता है, उसे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। मोस्ट एग्जांपल होता है आपका ईस्ट, और कौन होता है, बैक्टीरिया। तो इनका जो फर्मेंटेशन होता है उसमें जो है क्या बनता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की नेसेसिटी नहीं होती। आप में से मैक्सिमम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे, जो अपने घरों पे विनेगर्स बनता है, सिरका बनता है, उस सिरका में आपने देखा होगा कि मिट्टी के बर्तन में रख करके गन्ने के जूस को बहुत दिनों तक ढक दिया जाता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है और धीरे धीरे ये फर्मेंटेशन से तैयार हो जाती है। या आपने दही बनते हुए देखा होगा, तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन से, फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस जो है, वो दही का निर्माण कर देते दूध में। तो कह रहा कि इन एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, अगर हम एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की बात करते हैं, इट इज ओनली प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, यह रिस्पिरेशन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन क्या है, रिस्पिरेशन की एक प्रक्रिया है। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहां पर होती है, तो आप कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे ये मान लेते हैं, पहले इसका कलर हम चेंज करें। ये हमारी सेल है, सपोज करते हैं कि ये सेल है और इस सेल को यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये सेल है और इसी सेल के अंतर्गत अगर हम चलते हैं तो दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, इसी में छोटा सा हमारा न्यूक्लियस होगा। और इसी न्यूक्लियस के अंतर्गत अगर हम चलें तो यहाँ पे अगर हम इसके मटेरियल की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मटेरियल भरा हुआ है, ये मटेरियल क्या है, ये मटेरियल हमारा साइटोप्लाज्म है। ये मटेरियल क्या है, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। आप सब जानते हैं इसको, ये साइटोप्लाज्म है। और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो लिक्विड है यानी जो प्लाज्मा है, उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। कह रहा जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इसके अंदर इंटर करता है, तो सबसे पहले वो कहाँ पहुंचता है, सबसे पहले पहुंचता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ पहुंचता है सबसे पहले पहुंच जाता है साइटोप्लाज्म में। और जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, अर्थात ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब इसके 3 फ्यूचर हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म में टूटने के बाद इस ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। कितने कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसे 3 कार्बन मॉलिक्यूल सदस्य को हम लोग पायरुवेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरुवेट कहते हैं। पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या हुआ कि इसका 3 भविष्य हो सकता है, या तो एरोबिक रिस्पायरेशन करे, या तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करे, या एनाएरोबिक रिस्पायरेशन मसल्स में करे। तो इस फ्यूचर के अकॉर्डिंग पहले तो हमारा एक प्रश्न यहीं पे छुपा हुआ है कि एनाएरोबिक जो ग्लाइकोलिसिस है, ये साइटोप्लाज्म में होती है। तो 1 नंबर का प्रश्न तो यहाँ पे छुपा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे देखिए, ऑफ द सेल के एंड प्रेजेंट इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल डिग्रेडेशन इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। कह रहा है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, आपको बता दें कि ये पायरुविक एसिड कितना होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का सदस्य होता है। क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का सदस्य हो जाता है। जो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है वो कितने, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का सदस्य होता है। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग पायरुविक एसिड कहते हैं। आगे बढ़िए, ये प्रश्न आपके दूसरा प्रश्न यहाँ पे निकल गया। अगर आपसे पूछे कि एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, तो भाई आप कहेंगे ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद आपका ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू स्टेप वाइज डिग्रेडेशन टू कन्वर्टेड ऑफ द पायरुविक एसिड, दैट इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल सब्सटेंस एंड 1 ग्राम ग्लूकोज। अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज की बात करते हैं या ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज है 6
कंपाउंड और दे आर कन्वर्टेड इनटू 3 मॉलिक्यूल के 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, डेट इज कॉल्ड पायरुविक एसिड। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है, एकदम आसान सी भाषा है कि ग्लूकोज का डिग्रेडेशन हो रहा है जो कि 6 मॉलिक्यूल का सदस्य है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में जाता है और ये साइटोप्लाज्म में चाहे एरोबिक करे चाहे एनारोबिक करे इससे कोई मतलब नहीं है, साइटोप्लाज्म में जाएगा। आगे क्या होगा पता नहीं। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद इसका डिग्रेडेशन होता है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाता है। यहां तक की बातें क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्लांट में। किसकी बात करते हैं? प्लांट में। कह रहा दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम द सुक्रोज। प्लांट में ग्लूकोज कहां से आती है? सुक्रोज से। और मैंने आपसे कहा था, देखिए जो प्रोडक्ट होता है, जैसे आपने मोनोसेक्राइड लेना है तो ग्लूकोज हो गया, ठीक है, गलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। जब ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो माल्टोज बनता है जो कि डाइसेक्राइड है। ग्लूकोज और ग्लूकोज आपने, ये शायद आपको पता होगा, बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा है, ठीक है। तो कह रहा है जब ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो ये डाइसेक्राइड बनाता है और इसको हम लोग माल्टोज कहते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड बस। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? माल्टोज कहते हैं। माल्टोज क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिला है तो माल्टोज बनता है जो कि डाइसेक्राइड है। अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिल जाता है तो ये सुक्रोज बनाता है जो कि यहां पे लिखा गया है, सुक्रोज का फॉर्मेशन करता है, जो भी एक प्रकार का सुक्रोज भी क्या है? एक प्रकार का डाइसेक्राइड है। और उसी तरह से जब ग्लूकोज गलेक्टोज से मिल जाता है तो किसका निर्माण करता है? लैक्टोज का निर्माण करता है। और लैक्टोज भी क्या है? एक प्रकार की डाइसेक्राइड है। कह रहा है मैक्सिमम ग्लूकोज जो होती हैं इन प्लांट में, कह रहा है ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम द सुक्रोज। ग्लूकोज कहां से आ रहा है? सुक्रोज से आ रहा है। इसका मतलब है कि सुक्रोज टूटा है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज नाम के 2 तत्व का फॉर्मेशन किया है। व्हिच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस का अंतिम उत्पाद है। आर स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या इन्हें जब स्टोर किया जाता है तो किस रूप में स्टोर किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। वही बात मैं बता रहा था, सुक्रोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। चूंकि जो जिससे मिल के बना होता है जब टूटेगा तो उसी में टूटेगा ना। जैसे मान लो कि कोई तत्व है बना है तो वो जिसमें टूटेगा, जब उसको तोड़ेंगे तो जिससे मिल के बना होगा वही तो ग्रेडियंट्स मिलेंगे। तो कह रहा जिससे टूटा है वही बन रहा है दोबारा से। और इसके लिए एंजाइम चाहिए होती है, जो एंजाइम बहुत जरूरी है, इन्वर्टेज एंजाइम। आप खुद याद रखिए कि इन्वर्टेज एंजाइम या उल्टी एंजाइम कह लीजिए कि ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ करके सुक्रोज बना रहा है, ये सुक्रोज को तोड़ करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना दे रहा है। अर्थात एंजाइम यहां पे जो इन्वॉल्व हो रही, एंजाइम क्या होती है? एक कैटालिस्ट का काम करता है और कैटालिस्ट का काम करके इसमें मदद करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। इन्वर्टेज एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। एंड दीज 2 मोनोसेक्राइड, ये दोनों जो मोनोसेक्राइड बन रहे हैं, चाहे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों जो मोनोसेक्राइड बन रहे हैं, रेडली इंटर टू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। अब ये तैयार हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे में जाने के लिए, ठीक है। ये कहाँ इंटर करेंगे? ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फोटोफॉस्फोराइलेटेड। कह रहा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या होगा? फास्फोरीकरण होगा और इसके कारण गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या प्रोवाइड करेंगे? ग्लूकोज 6 फास्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। किस एंजाइम के प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में एक रिएक्शन होगा और ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या पहले देखिए क्या था कि सुक्रोज था, सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम आई जो कन्वर्ट किया इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और ग्लूकोज फिर कन्वर्ट हो जा रहा है हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फास्फेट में, दूसरा हो गया। कह रहा दिस फास्फोरिलेटेड, इस फास्फोरीकरण की अभिक्रिया में फ्रॉम द ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो आइसोमर हो जाता है। और आइसोमेरिज्म आप सब जानते होंगे, लेफ्ट का राइट हो जाना। यानी कभी भी यहाँ पे जब आप उसको बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैं आपको बायोकेमिस्ट्री वाला जब पोर्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा, जब ग्लूकोज को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे 6 कार्बन, इसको पूरा आ ही नहीं रहा है, फिर सीरीज करते हैं, रुकिए। कह रहा है कि ऐसे लिखेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ऐसे जब कार्बन लगाते हैं तो OH के पोजीशन के स्थान के आधार पे
इसमें आइसोमेरिज्म हो जाती है, यानी ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। आपको बता दें कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला C6H12O6 ही होता है, बस इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, जिसके कारण ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फास्फेट क्या करता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। सब्सिक्वेंटली स्टेप वाइज मेटाबॉलिक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। कह रहा है कि अगर हम मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों सेम है, क्योंकि इनका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। कह रहा है इन ग्लाइकोलिसिस, अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, ए चेन ऑफ 10 रिएक्शन, कितने रिएक्शन होते हैं, 10 रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं इस प्रक्रिया में, अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम, जो कि अलग अलग एंजाइम के द्वारा पूरे किए जाते हैं। टेक प्लेस ऑफ द प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में 10 स्टेप रिएक्शन लग जाते हैं, जो कि अलग अलग एंजाइम के द्वारा अलग अलग स्टेप को कंप्लीट किया जाता है, और ये प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। आगे बढ़िए। कह रहा वाइल स्टडिंग द स्टेप, कह रहा कि अगर हम स्टेप के बारे में चर्चा करते हैं ग्लाइकोलिसिस, प्लीज नोट द स्टेप एट विच यूटिलाइज आर सिंथेसाइज ऑफ एटीपी। कह रहा यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, यूटिलाइज एट द 2 स्टेप। कह रहा लेकिन 2 स्टेप पे, पहले 2 स्टेप पे एटीपी यूटिलाइज होगा, यानी आपको एनर्जी खर्च करनी होगी। 2 स्टेप ऐसे हैं जहां पे एनर्जी खर्च होती है। हालांकि हमें ग्लाइकोलिसिस में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, परंतु 2 स्टेप ऐसे हैं जहां पे आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और वह ऊर्जा प्रक्रिया को प्रारंभ करने में ही खर्च होती। कोई कार्य शुरू करने में ही आपको पैसा लगाना पड़ता है, बाद में जब वो कार्य हो जाता है तो धीरे धीरे आप वहां से बेनिफिट लेना स्टार्ट करते हैं। वही चीज यहां पे कह रहा, फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट, पहली ऊर्जा जो खर्च हो रही है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फास्फेट खर्च करने में एटीपी का खर्चा हो रहा है, एक एटीपी यहां पे खर्च हो जाती है आपकी, यानी कम हो गई। आगे बढ़िए। एंड सेकेंड, और दूसरा क्या कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज टू फ्रक्टोज 6 फास्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट। कह रहा है कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में कन्वर्ट होने में भी एक एटीपी ऊर्जा खर्च हो गई। अर्थात इस प्रकार से 2 एटीपी एनर्जी हमारी खर्च हो चुकी। पहली एटीपी हमारी खर्च हुई है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फास्फेट में, प्रश्न पूछा गया इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया है। कह रहा है कि पहली बार ऊर्जा खर्च हुई है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होने में एक एटीपी खर्च हुई, और दूसरी एनर्जी की एटीपी हमारी खर्च होती है कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में कन्वर्ट होने में 2 बार एटीपी का नुकसान हो रहा है, यानी 2 बार एटीपी खर्च हो रही है। द फ्रक्टोज 6 फास्फेट, जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है ये 1,6 बाई फास्फेट है, स्प्लिट इनटू डिहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, किसमें टूट जाता है, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में या डिहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में टूट जाता है, एंड 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में, या किस में टूट जाता है, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में, 3 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में टूट जाते हैं, जिसे पागल कह सकते हैं आप, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो उसे आप पागल के नाम से भी जान सकते हैं। तो कह रहा 2 तत्व बन रहे हैं, ग्लूकोज 1,6 बाई फास्फेट जब कन्वर्ट हो रहा है तो डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट बना रहा है, एक तत्व तो ये बन रहा है, और दूसरा तत्व बन रहा है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, यानी पागल का निर्माण कर रहा है। We find that there is the one step that NAD plus H plus is formed into NAD। कह रहा है यहाँ पे NAD और प्लस H प्लस जो है वो NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज व्हेन 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड यानी 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड इज कन्वर्टेड 1,2 बाई फास्फोग्लिसरेट, किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी 3 मॉलिक्यूल जो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के थे वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, हम 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अब आधा स्टेप हो चुका है, मैं आपको सोच रहा हूँ ग्लाइकोलिसिस दिखा दूं। देखिए यहाँ पे
पहले कह रहा है भैया ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी यहाँ पे यूज हो गई। ठीक, ग्लूकोज एक एटीपी एनएडीपी में, यानी एक फास्फेट यहाँ से निकल गया जो कि एनर्जी देगा। दूसरा ग्लूकोज 6 फास्फेट 6 मॉलिक्यूल है कार्बन का, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। कह रहा है ये दोनों आइसोमरिज्म है, आइसोमर बन रहे हैं, इसलिए इसमें एनर्जी का कोई यूटिलाइजेशन है नहीं। और यहाँ पे भी ग्लूकोज 6 फास्फेट से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट का निर्माण होता है, और यहाँ पे भी एक फास्फेट निकल जाता है, यानी एक ऊर्जा का यहाँ पे भी नुकसान हो जाता है। 2 एटीपी एनर्जी निकल चुकी है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि जो ये फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट है ये 2 तत्वों में डिवाइड हो जाता है। पहला तत्व इसका होता है ट्राइओज फास्फेट, जिसे हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट कहते हैं, इसी को पागल कहते हैं। क्या कहते हैं? पागल कहते हैं। और दूसरा है ट्राइओज फास्फेट, 3 मॉलिक्यूल का ये भी फास्फेट है, 3 कार्बन का ये भी तत्व है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का निर्माण हो जाता है। कह रहा है कि जो ये प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया में अगर आप आगे देखेंगे तो इस प्रक्रिया में यहाँ पे आगे बढ़िए, एनएडी कह रहा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है, यानी पागल जो है वह जब कन्वर्ट हो रहा है तो 2 मॉलिक्यूल बनाएगा ट्राइओज फास्फेट का, और इसका नाम क्या होगा? 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। और इस प्रक्रिया में एनएडी किस में कन्वर्ट हो रहा है? NaDH+ प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये भी प्रश्न पूछा गया कि फर्स्ट टाइम NAD आर कन्वर्टेड इनटू NaDH+ प्लस में, तो आप कहेंगे ये प्रक्रिया होगी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से हम लोग जब 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे यह प्रक्रिया आपकी इन्वॉल्व होती है। फिर क्या होता है, यहां तक हम लोग अपने पीडीएफ में पढ़ लिए, अभी आगे का हिस्सा बचा हुआ। अब देखिए आगे का हिस्सा यहां देख लेते हैं, फिर वहां देखेंगे। कह रहा है जो यहाँ पे ट्राइओज बाई फास्फेट बना था, यानी 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना था, ये कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ देखिए एडीपी एटीपी में प्लस फास्फेट, अब यहाँ पे ऊर्जा मिलनी शुरू होगी। अभी एटीपी टूट के एडीपी में बन रहा था, यानी एक ऊर्जा की कमी हो रही है। एडेनोसिन डाई फास्फेट टूट रहा था और एडेनोसिन ट्राइफास्फेट टूट के एडेनोसिन डाइफास्फेट कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, एडेनोसिन डाइफास्फेट एक फास्फेट को बढ़ा करके एडेनोसिन ट्राइफास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसी प्रक्रिया में यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखिए 2 ट्राइओज फास्फेट का फॉर्मेशन होता है, जिससे हम लोग 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये जो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन रही है, ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो आपके सामने यहाँ पे दिख रही है, ये फिर कन्वर्ट होगी 2,2 फास्फोग्लिसरेट में, और यहाँ से फिर पानी निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, 2 फास्फोपायरुवेट बन जाता है, और फिर एक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है और 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो हमारे एंड प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। अब यही इतनी बातें हम लोगों को देखना है। आगे बढ़िए। कह रहा है कि यहां तक की बातें हम लोग कन्वर्ट कर लिए थे। अब देखिए कह रहा है कि द 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव टू द फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन एटम। कह रहा है यहां से 2 हाइड्रोजन एटम का रिमूवल हो रहा है, जिसकी वजह से जो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये है, पागल जो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है, ये ट्रांसफर हो जा रहे हैं NaDH+ में। फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विथ इनऑर्गेनिक फास्फेट टू गेट कन्वर्टेड biphosphoglycerate. This conversion of biphosphoglycerate to 3-phosphoglyceric acid is also energy yielding process. कह रहा है कि ये आपकी एनर्जी देने वाली प्रक्रिया है। ये देखिए हाईलाइट नहीं हो पाया, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस कौन सी है, तो आप कहेंगे कि बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से एनर्जी बनने लगती है। अनदर एटीपी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पीईपी इनटू, अब देखिए दूसरा वाला अंडरलाइन किया गया, पहला वाला अंडरलाइन नहीं किया गया। पहली एनर्जी का फॉर्मेशन होता है बीपीजीए से जीपीजीए बनने में, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यहाँ पे छूट गई। आगे देखिए कह रहा पायरुविक एसिड देन की प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। पायरुविक एसिड क्या है, यही मेन प्रोडक्ट है आपका ग्लाइकोलिसिस का। पायरुविक एसिड जो है ये आपका मेन प्रोडक्ट है, किसका, ग्लाइकोलिसिस का। ये मेन प्रोडक्ट हो जाता है कौन, पायरुविक एसिड।
आगे बढ़िए। पायरुविक एसिड आपका क्या है, मेन प्रोडक्ट हो जाता है। दिस डिपेंड ऑन, कह रहा है यह डिपेंड होता है सेलुलर नीड, ये सेल की आवश्यकताओं के ऊपर निर्भर करता है। There are three major way to which different cell handling pyruvic acid produce glycolysis। कह रहा है कि अलग अलग कोशिकाएं हैंडल करके तीन तरह के स्टेप से क्या बनाता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। दर आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या तो लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होगा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या तो एथिल एल्कोहल का फर्मेंटेशन हो, या तो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। अर्थात जो पायरुविक एसिड बना है उसका तीन फ्यूचर है, या तो लैक्टिक एसिड बनाए, या तो एथिल एल्कोहल बनाए, या तो एरोबिक रिस्पायरेशन में जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन करे। अब इसके पास तीन फ्यूचर बचा हुआ है। कह रहा फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनाएरोबिक कंडीशन। फर्मेंटेशन कब होगा, एनाएरोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन होगा, और ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कार्बन डाई, अगर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। हाउएवर ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट टू क्रेब्स साइकिल व्हिच इज द एरोबिक रिस्पायरेशन। कह रहा है एरोबिक रिस्पायरेशन में क्रेब्स साइकिल की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। दिस रिक्वायर्ड टू ऑक्सीजन। कह रहा है इस प्रक्रिया में एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो अगली टॉपिक आपकी फर्मेंटेशन है। यहाँ आप देखिए फर्मेंटेशन में ग्लूकोज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड के बाद किसमें पायरुविक एसिड बन रहा है, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी यहीं पे दोनों दिखाया गया है कि कैसे फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड भी बनेगा और कैसे जो है बता रहा है कि आपका एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, जो कि कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी थर्ड वीडियो में डिस्कस करने। ये सेकंड पार्ट है जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और अगला जो है आपका थर्ड पार्ट होगा। उसी थर्ड पार्ट में ही हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन को भी पढ़ेंगे और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को भी पढ़ेंगे कल के पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में इवैल्यूएशन करेंगे। ग्लाइकोलिसिस के सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि यहां से इन तीनों टॉपिक से आपके एक दो प्रश्न हर एग्जाम में पूछे गए आए तो गलत ना हो, ये मान के चलिए। कह रहा ग्लूकोज है भैया, साइटोप्लाज्म में जाता है, एक पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का सदस्य बनता है। इसका एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट में एथिल एल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, एनर्जी बनाता है। ह्यूमन बॉडी में जाता है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है। याद रखिए कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। और ये मसल्स में होगा, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होगा मसल्स में तब जब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन होती है माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन, यानी जब आपका एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपके ग्लाइकोलिसिस का तीसरा भविष्य, जिसमें हम लोग पहली टॉपिक कल पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, फर्मेंटेशन। आई होप कि आपका वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। टोटल एनसीईआरटी है, एक भी शब्द अलग से नहीं ऐड है, और उस एनसीईआरटी का विश्लेषण है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में आपको प्रश्न भी ऐसे मिलेंगे जिसे आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। चाहे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, चाहे पहले पढ़े हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह से वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।